So let's start. Assalamualaikum everyone. I am Abdullah Umar and welcome to the Developers League organized by Microsoft Learn Student Investor Air University Chapter. तो जो आज का सेशन है हमारे पास वो है इंडस्ट्रीज पर्सपेक्टिव ऑफ साइबर सिक्योरिटी। और जिस तरह डेवलपर्स लीग के पहले भी सेशंस में मैंने आपको मेंशन किया था कि एक हम इंडस्ट्रियल जो है ना स्पीकर को बुलाएंगे जो कि आके आपको जो है ना इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे कि साइबर सिक्योरिटी पे क्या पर्सपेक्टिव है उनका। और ओवरऑल वो आपको बताएंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिस वजह से आप एक बेहतर जॉब रोल पे लैंड कर सकते हैं। तो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं मिस्टर एहशाम सईद। ही इज़ एन आई टी ओ टी साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर एट इंटेक लाहौर and he is one of my mentors. If I have achieved in life, first of all, I would like to dedicate to Allah, then my parents, then after that, we have Cham Said, who is my mentor. So Cham Said will be providing you some tips and tricks. He has some slides. Then he is going to show you everything about what is necessary for you. So, Assalamu alaikum, Cham bhai. वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अस्सलाम आप? वालेकुम टू एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। ठीक है श्याम भाई, आपको आप स्टार्ट ले सकते हैं, तो आप पहली स्लाइड पे आ जाएं। तो श्याम भाई जो पढ़ाएंगे आज या आपको जो बताएंगे वो होगा कि इंडस्ट्री का साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव क्या है और उसमें आपको क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। जिस तरह आपको फाउंडेशंस आपको बनानी होती हैं और कुछ फाउंडेशंस के अंदर आपको जो है ना पक्की करनी होती है चीज़ में आपके पास लेने जो भी सारा कुछ है वो आपको श्याम भाई बताएंगे। और साथ में ये है कि आपने एक साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड के अंदर आप किस तरह आप अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सकते हो, उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। और कुछ साइबर सिक्योरिटी के करियर पाथ्स होंगे जो कि जो बिगनर्स होते हैं, न्यूबीज होते हैं, उन लोगों को जो है ना वो यूजली ऑफर किया जाता है। और उसके बाद फिर हमारे पास एंड में एक Q&A सेशन होगा जहाँ पे आपके लिए ओपन माइक होगा और आप शाम भाई से कुछ भी पूछ सकते हैं। ओवर टू यू शाम भाई। जी थैंक यू। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? जी शाम भाई, आपको आवाज़ आ रही है? ठीक हो गया। अच्छा, तो सबसे पहले जो है ना हम बात करते हैं फाउंडेशंस के बारे में, ओवरऑल के क्यों ज़रूरी हैं और क्या मतलब होनी चाहिए अगर हमें साइबर सिक्योरिटी में आना है। और मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, टू दी पॉइंट आऊँगा। चीज़ें जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं और वो बिल्कुल ही थोड़ी सी डिफरेंट हैं जो हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं। लेकिन अब चूंकि मुझे पता चला कि आप लोग हैं सेकंड और आई गेस फोर्थ सेमेस्टर के हैं, तो आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है अभी कि आप लोग अपनी फाउंडेशंस बहुत अच्छी से बना सकते हैं। उसके बाद जब आप जॉब के लिए या इंटर्नशिप के लिए या किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आप अपने आप को यानी कि प्रेजेंट करेंगे इंडस्ट्री के सामने, तो वहाँ पे बेसिकली यही चीज़ें फाउंडेशन ही पहले डिस्कस की जाती हैं किसी भी कैंडिडेट के साथ। एम्प्लॉयर जो है वो फाउंडेशंस के बेसिस पे ही आगे उसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है बेसिकली। सो बिल्डिंग अ strong foundation in cybersecurity requires a combination of technical skills, practical experience, and knowledge of foundational concepts. अब फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स में बेसिकली हमें शुरू जहाँ से लेना है ना, वो है नेटवर्किंग एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। और इसके अंदर मेनली जो है ना, हमें टीसीपी/आईपी मॉडल हो गया हमारा, और ओएसआई मॉडल है। सबनेटिंग को हमें कवर करना होता है इसके अंदर। राउटिंग है, बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ राउटिंग एंड स्विचिंग, कि ये बेसिकली काम कैसे करते हैं। अगर मतलब हम देखें तो हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैकेट ट्रेसर पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। सिंपल सिंपल से टोपोलॉजीज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने कैंपस का नेटवर्क बना के आप जो है वहाँ पे सिमुलेट कर सकते हैं, और हम
डिफरेंट सबनेट भी वहाँ पे बना सकते हैं, राउटिंग करवा सकते हैं डिफरेंट यानी कि डिपार्टमेंट्स में। फॉर एग्जांपल एआई है, सॉफ्टवेयर है, साइबर सिक्योरिटी, इनके आप डिपार्टमेंट्स बना दें, लैब्स काइंड ऑफ बना दें, और आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिकली। और वो पैकेट ट्रेसर क्योंकि वो न्यूबीज के लिए होता है, और उसमें काफ़ी सारी सिमुलेशंस के अंदर ना आपको इन डेप्थ डिटेल मिलती है प्रोटोकॉल्स के लेवल के ऊपर, खासतौर पर टीसीपी आईपी के, वो बेसिकली वर्क कैसे कर रहा है एक सूट पूरा। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स के कॉन्सेप्ट होने चाहिए। एच टी टी पी एस है, डोमेन नेम सिस्टम है, एस एम टी पी है, एफ टी पी है, एस एस एच है। ये मेजर प्रोटोकॉल्स हैं जो कि मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि ये क्या हैं और ये क्यों यूज़ किए जाते हैं, इनका पर्पस क्या है। और उसके बाद अगेन नेटवर्क सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से हम इसमें राउटर्स भी आ जाते हैं, स्विचेस भी आ जाते हैं, फायरवॉल्स आ जाती हैं, आईडीएस आईपीएस आ जाते हैं। अब राउटर और स्विचेस यहाँ पे मैंने ऊपर भी लिखे हैं, यहाँ पे भी लिखे हैं। ये इसीलिए यहाँ लिखे हैं क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है डिफेंस इन डेप्थ। डिफेंस इन डेप्थ में जो है ना हम हार्डनिंग करते हैं बेसिकली। एक 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 कंपोनेंट है हार्डनिंग उसके अंदर, डिफेंस इन डेप्थ के अंदर। तो वहाँ पे हमारे पास सी जितनी भी नेटवर्क के कंपोनेंट्स होते हैं ना, हम इनको हार्डन करते हैं, मतलब सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से। फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट जब राउटर होता है हमारे पास या स्विच होता है, फॉर एग्जांपल सिस्को एक ब्रांड है उसका है, तो वो अपनी डिवाइस के अंदर बाय डिफॉल्ट पासवर्ड नहीं लगा हुआ होता, उसको इंक्रिप्शन इनेबल नहीं होती, तो वो चीज़ें बिल्कुल खुली होती हैं। कोई भी इंसाइडर थ्रेड उस पर हो सकता है, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन वहाँ से ली जा सकती है, या उसको एक्सेस करके कोई भी मैनिपुलेशन की जा सकती है। इसीलिए यहाँ पे मैंने राउटर और स्विच डाले हैं कि हार्डनिंग के परस्पेक्टिव से डिफेंस इन डेप्थ के अंदर ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर ख़ास तौर पे इसको, कि हमें बस चलाना आता है बस ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर हम साइबर सिक्योरिटी में आए या ओवरऑल अगर हम कंप्यूटर साइंस की फील्ड में भी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें बेसिक हमें एडमिनिस्ट्रेशन टास्क तो हम खैर खुद ही कर लेते हैं, लेकिन हमें फाइल सिस्टम का नहीं पता होता इसका ज़्यादा। विंडोज़ का इजी है, इसलिए विंडोज़ का थोड़ा हमें पता चलता है, हम विंडोज़ वगैरह भी करते हैं, या डिफरेंट उसका फाइल स्ट्रक्चर हमें समझ आया होता है। परमिशंस भी हमें सॉर्ट ऑफ कुछ ना कुछ पता होती हैं कि प्रिविलेज लेवल इसके अंदर क्या है। लेकिन लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से। इसके बगैर बंदा नहीं है जिंदा साइबर सिक्योरिटी में, टू बी ऑनेस्ट। और लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास उबुंटू, सेंटोस, काली लिनक्स भी आता है। अब ये मतलब कि हम तीन क्यों करें, इसका इसकी वजह ये है कि जो ओईएम्स होते हैं, या कह लें कि जो वेंडर्स होते हैं जो अपना प्रोडक्ट देते हैं ना, तो वो स्पेसिफाई करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है ना इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एक डोमेन है, सॉक। उसके अंदर एक टूल यूज होता है, सीम सीम टूल। वो मैं आगे जाके आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। अब वो सीम टूल है ना, अब वो है स्प्लंक का, बेसिकली स्प्लंक वो उसका नाम है। अब वो एक वेंडर है, वो रेकमेंड करता है कि मेरा जो टूल है ना वो आपने इंस्टॉल करना है सेंटोस के ऊपर। तो इसीलिए बेसिक लेवल के ऊपर हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क क्या है और इनका यूजेज क्या है। बस आपने मतलब थोड़ा सा इस पे हैंड्स ऑन इस तरह से करना है कि जैसे उबंटू है, उबंटू डेटा सेंटर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। काली लिनक्स जो है ना वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग और ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इसकी टूल्स की वजह से। और ओपन सोर्स भी हैं ये लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। और आगे चलें तो स्क्रिप्टिंग। अब स्क्रिप्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके लिए जो रेड टीमिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर जाना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी की डोमेन में, उनके लिए स्क्रिप्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर जो है ना वो बेसिकली पाइथन, पावरशेल और बैश स्क्रिप्टिंग, ये तीन मेन जो है ना इंपॉर्टेंट हैं जो आनी चाहिए। अब इसको आप इस पे आप मतलब आप रिसर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई भी एक्सप्लॉइट बनाना है, तो उसी एक्सप्लॉइट को आप पावरशेल में बनाएं। उसके बाद आप पाइथन में उसको किसी तरह कन्वर्ट करें। एआई का दौर है, आप एआई की हेल्प लेके आप जो है ना मतलब कि आप रूट लेवल तक पहुंचें कि ये स्क्रिप्ट वर्क कैसे कर रही है, बैक एंड पे बाइनरीज जो है ना वो चेंज हो रही हैं, ये जो भी मैनिपुलेशन हो रही है उसकी वर्किंग आपको पता चलेगी। और बेसिकली इसका पर्पस ये है कि हम एक्सप्लॉइट लिख सकें इन स्क्रिप्ट्स के थ्रू,
और हम जो है ना पेनिट्रेशन टेस्टिंग के जो फेजेस हैं या जो भी टास्क होते हैं, चाहे वो ब्लैक बॉक्स में हो, ग्रे बॉक्स में हो, तो वो हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं इन स्क्रिप्टिंग के थ्रू। नेक्स्ट इज वाई शार्क। वाई शार्क एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इन डिफेंसिव सिक्योरिटी फॉर मोस्ट, बिकॉज हम जितनी भी हमारी किसी भी लेवल की ट्रैफिक है, चाहे वो एप्लीकेशन लेवल है, मोस्टली नेटवर्क लेवल जो है, वो हम इस टूल के थ्रू एनालाइज करते हैं। और इसके मतलब मोस्टली फोरेंसिक्स, जिसमें हम नेटवर्क फोरेंसिक्स के आगे बात करेंगे, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा जो है ना यूज़फुल होता है। और तो ये इस टूल के ऊपर हैंड्स ऑन होना चाहिए। और इसकी आप ट्रैक मी पे देखें, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कुछ, और ट्यूटोरियल्स हैं, जैसे एक यूट्यूबर हैं डेविड बॉम्बल, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में, तो आप उनकी देख सकते हैं ट्यूटोरियल्स। डीप पैकेट इंस्पेक्शन हम कैसे कर सकते हैं वायरशार्क से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि डीप पैकेट इंस्पेक्शन आप किस टूल से करेंगे, कैसे करेंगे। तो वायरशार्क बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक फाउंडेशन में। उसके बाद अगेन कैली लिनक्स के अंदर जो है ना, हमने जैसे पहले बात की कि लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, और एथिकल हैकिंग में, क्योंकि इसके अंदर जो बिल्ट इन टूल्स हैं उसकी वजह से। और इसके थ्रू, मतलब जो इसके टूल्स के थ्रू हम डिफरेंट चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे रिकॉनेसेंस है, स्कैनिंग है, एक्सप्लोइटेशन है, पोस्ट एक्सप्लोइटेशन है, इनुमरेशन है, लेटरल मूवमेंट, पिवटिंग है फॉर एग्जांपल। तो ये फुल ऑफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर हमें जो है ना काफ़ी हेल्प करता है काले लिनक्स। नेक्स्ट इज सी टी एफ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑफेंसिव सिक्योरिटी। और आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत से कंपटीशन होते हैं। हम जब थे यूनिवर्सिटी में, तो लाइक लास्ट ईयर में कोई कंपटीशन शुरू हुए थे, वरना हैकाथॉन वगैरह ही एक आध दफ़ा हुआ है उस हमारे टाइम में। तो आपके टाइम में काफ़ी इवॉल्व हुई हैं चीज़ें, सोसाइटी बनी है, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं फ्री हैं, जैसे ट्रैक मी है, हैक द बॉक्स है। इनके ऊपर आप जो है ना प्रैक्टिस करें। डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस वो आपको हर डोमेन का ना ओवरव्यू देंगे। क्रिप्टोग्राफी है, वेब एक्सप्लोइटेशन है, बाइनरी एक्सप्लोइटेशन है, जिसमें रिवर्स इंजीनियरिंग है, और भी काफ़ी सारे हैं, फोरेंसिक्स के भी होते हैं उसके अंदर। सो एक बेसिक नीश ढूंढने के लिए ना, कि आपको कौन सी डोमेन पसंद है, ये एक बेस्ट वे आउट है कि आप सीटीएफ खेलेंगे, तो आपको काइंड ऑफ रियल एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा कि अच्छा यार, इस तरह से ये डोमेन वर्क करती है। मतलब आपको उस पर क्रिप्टोग्राफी का भी पता चल जाएगा, वेब का भी पता चल जाएगा, बाइनरी का भी पता चल जाएगा, और रिवर्स इंजीनियरिंग का भी पता चल जाएगा। उसके बाद CIA ट्राइड कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये जो मॉडल है, ये साइबर सिक्योरिटी में बेसिकली फॉलो किया जाता है। आईटी साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो है, ये ऐसे ही आता है। CIA मतलब पहले मोस्ट प्रायोरिटी कॉन्फिडेंशियलिटी की होती है, डेटा की, उसके बाद इंटेग्रिटी, उसके बाद जो है ना उसकी अवेलेबिलिटी की। लेकिन अब मैं एज OT साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर काम कर रहा हूँ, तो मेरी जो डोमेन है उसके अंदर ये AIC हो जाता है। सो ये मोल्ड भी हो जाता है, ये जो फ्रेमवर्क है CIA, उसमें AIC इस तरह से हो जाता है कि अवेलेबिलिटी पहले आ जाती है, फिर इंटेग्रिटी आ जाती है, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी आ जाती है। उसकी वजह यह है कि OT मींस ऑपरेशन टेक्नोलॉजी, मतलब जितने भी आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे ऑयल एंड गैस है, पावर ग्रिड है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये बड़े क्रिटिकल प्रोसेसेस हैं। तो होता ये है कि इनके अंदर अवेलेबिलिटी मोस्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि उनका बिजनेस जो है ना, वो प्रोडक्शन पे चल रहा होता है, प्रोसेसेस पे चल रहा होता है। सो वो इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि वो प्रोसेस उनका जो है ना, जो चल रहा है वो डाउन हो। तो इसीलिए वो इसको उलट कर देते हैं, अवेलेबिलिटी पहले रखते हैं, फिर इंटेग्रिटी रखते हैं, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी रखते हैं। उसके बाद अगेन काली लिनक्स आया हुआ, चले माय बैड, ये अगेन आया हुआ है यहाँ पे काली लिनक्स। अच्छा, ये जो मैंने आपसे पांच छह चीज़ें डिस्कस की हैं, ये बेसिकली बेसिक फाउंडेशन है। इसके ऊपर आप जो है ना प्रैक्टिस करें, मतलब डिफरेंट डोमेन्स को पढ़ें, क्योंकि आपके पास सैम्पल ऑफ टाइम है यूनिवर्सिटी के अंदर। और आप ब्रॉड ओवरव्यू लें फील्ड का, फिर जो आपको चीज़ एक्साइट करे उसके अंदर फिर आप जो है ना एक्सेल करें, मतलब फाउंडेशन उसकी बेसिस बना के। क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर बहुत से लोग हमने ऐसे देखे हैं जो इंटरव्यू क्लियर करके भी आ जाते हैं, लेकिन उनकी फाउंडेशंस बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, जिसकी वजह से वो फिर आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सेल नहीं कर पाते उतना। वो
दूसरे अपने कोलीग से सीख रहे होते हैं वो चीज़ें, उनको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बहुत टाइम लग रहा होता है। लेकिन जब इंडस्ट्री में आ जाता है ना, तो फिर वो ये कहते हैं कि अब आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं हैं, लिहाजा अब आपने काम करना है। तो वो पेस जो है ना वो ट्वाइस हो जाती है, यानी जहाँ पे आपने 8 घंटे ऑफिस में देने हैं, तो आप 6 घंटे खुद पढ़ रहे होंगे उस स्किल की फाउंडेशन बनाने के लिए, या लाइक जो भी रिक्वायरमेंट है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई सर्विस है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, या आप जिस रोल के ऊपर हैं जो आपको काम दिया गया है। तो इसीलिए फाउंडेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, और मैंने वो आपको मोटी मोटी चीज़ें बता दी हैं। और बेसिकली जब आप निकलेंगे यूनिवर्सिटी से, तो इस इन्हीं चीज़ों से ही सवाल पूछे जाएंगे आपसे। उसके बाद प्रोग्रामिंग का अगर जिसको शौक नहीं है ना, मुझे भी नहीं है, तो उसके लिए जीआरसी बहुत अच्छी डोमेन है, गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस। अब थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे आते हैं, थोड़ा सा फील्ड्स को डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में जो इंडस्ट्री के अंदर फील्ड्स चल रही हैं, जो हॉट फील्ड्स हैं, और मतलब जहाँ पे इन डिमांड है, ट्रेंड है, या कह लें ट्रेंड्स हैं, तो उसके अंदर जीआरसी इज वन ऑफ द टॉप। और इसमें प्रोग्रामिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किसी भी लेवल के ऊपर। एंड इसमें बस ये है कि ये थोड़ी बोरिंग फील्ड है, क्योंकि इसमें पढ़ना बहुत पड़ता है। कह लें पढ़ने से मुराद अब मेरा ये है कि ये स्टैंडर्ड्स हैं कुछ, जीडीपीआर ये यूरोप में यूज़ होता है, हिपा है ये यूएस में यूज़ होता है, पीसीआईडीएस होता है ये पेमेंट्स के लिए, जैसे आपका बैंकिंग सेक्टर है ना, तो इसको कंप्लाई करना पड़ता है पीसीआईडीएस से। ये साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, और आपकी जो पीआईआई होती है, पर्सनल आइडेंटिफाइबल जो इंफॉर्मेशन होती है, उसको सिक्योर रखने के लिए। इसी तरह निस्ट है, आईएसओ है, आईएसएआईसी है। तो ये फ्रेमवर्क्स हैं कुछ साइबर सिक्योरिटी के। पहले तो इनको मतलब इनके क्लॉजेज, इनकी डोमेन्स, इनको समझना पड़ता है। उसके बाद जब रिक्वायरमेंट आती है ना किसी भी क्लाइंट की, फॉर एग्जांपल कि यार मेरा हेल्थ का सेक्टर है, तो वो जो जीआरसी एनालिस्ट होगा वो हिपा को उठाएगा, और हिपा के जितना भी उसका स्टैंडर्ड है उसको मतलब हर चीज़ का पता होना चाहिए, क्लॉजेस का, डोमेन्स का। उसके बाद उसके ऊपर उसने मैप करना है, यानी कि उस हेल्थ केयर सेक्टर को, यानी उस क्लाइंट को कंप्लाई करना है इस स्टैंडर्ड से। तो उसके अकॉर्डिंग वो उसके रिस्क असेसमेंट करेगा, डिफरेंट उसके यानी कि उसके डिजास्टर रिकवरी की चीज़ें भी देखेगा उसके अंदर, इंसिडेंट रिस्पॉन्ड, अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है हमें। तो ये क्योंकि ये चीज़ गवर्नमेंट रेगुलेटेड होती है, और जो पाकिस्तान में ये चीज़ इतनी वो इन नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यहाँ पे कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। इस वजह से जीडीपीआर बहुत फेमस है, और ये यूरोप में ज़्यादा यूज़ होता है। हिपा जो है वो हेल्थ केयर के लिए, ये यूएस में ज़्यादा यूज़ होता है। तो जीआरसी बहुत अच्छी डोमेन है। मैं आप ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग इसको जो है ना अच्छे से एक्सप्लोर करें। इसके यूट्यूब पे आपको ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे जीआरसी के, आप इसका ओवरव्यू लें। अगर आपको ये मतलब अच्छी लगती है, और आप प्रोग्रामिंग से बाहर जाना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, तो इस फील्ड को परसू कीजिएगा ज़रूर। उसके बाद पेनिट्रेशन टेस्टिंग है। ये इसमें डिफरेंट डोमेन्स आ जाती हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। ओवरऑल एप्लीकेशन लेवल पे हम देखें तो इसमें वेब, एंड्रॉयड मोबाइल आ जाती है। नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी होती है, वायरलेस भी होती है, हार्डवेयर भी होती है। तो अब इन डिफरेंट डोमेन्स में बताने का मकसद ये है कि आप इस यानी पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जो मेथडोलॉजीज है अगेंस्ट एवरी डोमेन, और उसके टूल्स, रिस्पेक्टिव टूल्स, और उसकी टेक्निक्स, इनको आप नोट डाउन, लिस्ट डाउन करें, और इनको कोशिश करें प्रैक्टिस करने की। इसमें आपकी सीटीएफ भी हेल्प करेगी, क्योंकि सीटीएफ का जो सबसे ज़्यादा मटेरियल पड़ा है इंटरनेट पे वो वेब बेस्ड है, और नेटवर्क बेस्ड भी है सॉर्ट ऑफ। तो वहाँ से भी आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी इसके अंदर। एंड टूल्स हैं, काली लिनक्स में भी आपको ये मिल जाएंगे। मेटास्प्लॉइट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ज़बरदस्त टूल है। एनमैप है फॉर स्कैनिंग पर्पजेज। बर्ब सूट है, ये वेब के अंदर यूज़ होता है मोस्टली। एसक्यूएल मैप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इंफॉर्मेशन निकालनी है डेटाबेसेस की, और क्रैकिंग वगैरह करनी है। अगर क्रैकिंग तो सॉरी, जॉन द रिपर एक टूल है, उससे हो जाती है। लेकिन ये काफ़ी टूल्स आपको ना हेल्प करते हैं इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग। उसके बाद इसके अंदर स्क्रिप्टिंग अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये चीज़ रेड टीमिंग का सॉर्ट ऑफ पार्ट है। और तो इसके अंदर भी आपको एक्सप्लॉइट्स लिखने पड़ते हैं किसी भी वनएबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मतलब विंडोज़ के अंदर है, जैसे एसएमबी की एक वनएबिलिटी है 2016 वेब सर्वर में।
तो उसके लिए आपको एक्सप्लॉइट या तो आप खुद से लिख लें, या उसको आप रिफर्बिश कर दें, या फिर आप मेटास्प्लॉइट के यूज़ करते हुए उसको एक्सप्लॉइट करें, क्योंकि मेटास्प्लॉइट में जो है ना वो एक डेटाबेस है एक्सप्लॉइट्स की, तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सकती है कि एक्सप्लॉइट कैसे लिखे जाते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं, उनकी बैक एंड वर्किंग क्या है। उसके बाद पेनिट्रेशन टेस्टिंग में कॉन्सेप्ट्स हैं ब्लैक, ग्रे, वाइट बॉक्स पेन टेस्टिंग। ब्लैक में बेसिकली ये होता है, मैं हाई लेवल जरा इसका आपको बता देता हूँ। ब्लैक में ना आपको, लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी एबीसी, उसको अपने नेटवर्क की पेनिट्रेशन टेस्टिंग करवानी है कि मेरा नेटवर्क कितना वनरेबल है, कोई उसको थ्रेट्स हैं फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम इनसाइड और किसी भी फॉर्मेट में, तो वो हायर करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टर, लेकिन वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क की उनको एक्सेस बिल्कुल भी नहीं देते। वो कहते हैं कि आप एज एन आउटसाइडर ही उसको अटैक करके देखें, वनरेबिलिटीज निकाल के हमें पूरी रिपोर्ट दें कि ये वनरेबिलिटी है, इसका सीवीएसएस स्कोर ये है, रिस्क स्कोर ये है, और इससे क्या क्या डैमेजेस हो सकते हैं, और उनको प्रूफ करना होता है पेंटेस्टर को कि यार आप लोग इस, यानी ये आपकी रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग आप जो है ना अपनी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज इसके ऊपर लगाएं, डिफेंस इन डेप्थ लगाएं। तो ब्लैक बॉक्स वाले बंदे को जो है ना कुछ भी आइडिया नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के बारे में, उसको खुद न्यूमरेशन, रिकॉनिसेंस और इस तरह की टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं। जो ग्रे बॉक्स की मेथोडोलॉजी है उसके अंदर वो नेटवर्क की एक्सेस दे देते हैं, लेकिन वो और चीज़ें नहीं बताते। फॉर एग्जांपल क्रेडेंशियल्स नहीं वो बताएंगे, किसी भी मतलब एक एक्टिव डायरेक्टरी चल रही है उसके अंदर यूजर्स हैं या उसका लॉगिन है, उसके क्रेडेंशियल्स नहीं बताएंगे। तो वो जो पेनिट्रेशन टेस्टर होगा वो ग्रे बॉक्स की मेथोडोलॉजी में वो उनको क्रैक करने की कोशिश करेगा। तो इसमें ये जो है ना इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं देती ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेस दे देती है बस नेटवर्क का अपने। और वाइट बॉक्स में वो काफ़ी सारी चीज़ें बता देती है, क्रेडेंशियल्स लेवल तक भी चीज़ें बता देती है, और उसके बाद नेटवर्क की एक्सेस भी होती है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें वो पेंटेस्टर को बता देती है। उसके बाद कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज भी सीखने की ज़रूरत है एडवांस लेवल के अंदर। अगर आप फाउंडेशन बना लेते हैं उसके बाद आगे आए तो हमें नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, इसमें आईडीएस आईपीएस होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीवायरसेस हैं जितने भी हैं, लेट से आप नोट 32 है, मैनेज इंजन है, अवेस्ट है, इनको आप स्टडी करें कि ये वर्क कैसे करते हैं, इनका जो फ्रेमवर्क है जिस फ्रेमवर्क पे ये काम कैसे करते हैं, वायरस को पकड़ते कैसे हैं, इसमें सैंड बॉक्सिंग की मेथोडोलॉजी कैसे होती है, ईडीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एंड पॉइंट डिटेक्शन रिस्पॉन्स, इसको आप स्टडी करें। एप्लीकेशन वाइड लिस्टिंग है, इसके लिए यूजली यूज होता है एक टूल कार्बन ब्लैक, कि कोई भी एप्लीकेशन है मतलब उसको आप कैसे वाइट लिस्ट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि ये एप्लीकेशन मेरे ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी फॉर्मेट में मेरे साथ कम्युनिकेट ना करे, क्योंकि वो मे भी मेलवेयर हो सकते हैं, मे भी कुछ। अच्छा, फायरवॉल्स में जो है ना कुछ हैं, मैंने नाम लिखे हैं, पीएफ सेंस है, सिस्को की फायरवॉल है, फोर्टिनेट, पालो अल्टो, चेक पॉइंट, जुनिपर। अब इसमें जो इस टाइम इंडस्ट्री में इन है ना वो मेनली दो बहुत ज़्यादा इन है, फोर्टिनेट और पालो अल्टो। इसको इसको ज़रूर पढ़िएगा, इसके कोर्सेज आपको यूट्यूब से भी मिल जाएंगे, इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएंगे, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं इनके अंदर। फ्रॉम द ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी परस्पेक्टिव इन्होंने एआई भी यूज़ की हुई है इन इन चीज़ों के अंदर। और और आप ये कर सकते हैं कि इनकी गाइड्स पढ़ सकते हैं कि इनकी मतलब लेट्स से फायरवॉल है ना तो आपको डिप्लॉय करनी है, आप फायरवॉल की गाइड पढ़ सकते हैं कि इसकी यानी कि उसके हार्डवेयर के स्पेक्स भी उसके अंदर लिखे होंगे, उसके बाद डिप्लॉयमेंट की मेथोडोलॉजी भी लिखी होगी, छोटा सा उन्होंने नेटवर्क भी बनाया होगा कि आप किस किस तरह इसको, किन किन मोड्स के अंदर आप इनको डिप्लॉय कर सकते हैं। और इसमें डिफेंस इन डेप्थ की स्ट्रेटजीज भी आप देखिएगा कि डिफेंस इन डेप्थ हम कैसे कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब उसमें यही मेनली चीज़ें यही होती हैं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो है ना पहले तो रिस्क असेसमेंट करवाते हैं या पेनिट्रेशन टेस्टिंग करवाते हैं, तो आपको वीकनेसेस, वनरेबिलिटीज और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो फिर उसके बाद आप जो है ना पैचिंग करते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर पुराने हैं उनको वर्जन अपग्रेड करते हैं, इसी तरह विंडोज ऑब्सोलेटेड चल रही हैं उनको आप अप टू डेट अपग्रेड करते हैं, उन पे डीएलपी सॉल्यूशंस लगाते हैं, एंटीवायरसेस इंस्टॉल करते हैं, ईडीआरस करते हैं, फायरवॉल्स लगाते हैं, सेगमेंटेशन करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो डिफेंस इन डेप्थ में आती है, क्योंकि कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो सिक्योर नहीं होती, उसको बनाने की कोशिश की जाती है और 100% सिक्योरिटी अचीवेबल नहीं है। तो इसीलिए हम ये इस तरह की स्ट्रेटजीज जो है ना यूज़ करते हैं, जिसको हम डिफेंस इन डेप्थ का नाम भी देते हैं।
सॉक बहुत ही हॉट डोमेन है, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। और इसके बंदे जो है ना वो शॉर्टेज ही होती है यूजली इसकी। अब अब क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज करवा रही हैं साइबर सिक्योरिटी, तो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, तो अब थोड़ी सी डिमांड पूरी हो रही है। लेकिन फिर भी ये जो है ना नेवर एंडिंग डोमेन है, और ऐसे समझ लें कि साइबर सिक्योरिटी में डिफेंस जो है ना वो लास्ट पे होता है, तो ये काम ही डिफेंस का है, सॉक का। और ये बहुत बहुत वास्ट डोमेन है। इसके अंदर जो मेनली हम दो ही पर्सपेक्टिव हैं। एक तो हम मॉनिटर करते हैं, दूसरा है डिफेंड करते हैं साइबर थ्रेट से। मॉनिटर भी कर रहे होते हैं उनको, और डिफेंड भी कर रहे होते हैं। मॉनिटर से मतलब ये है कि जितना भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, यानी लेट्स से डेटा सेंटर है, उसके अंदर वर्चुअलाइजेशन है, उसके अंदर फायरवॉल्स लगी हुई हैं, और सिक्योरिटी या डिफेंस इन डेप्थ के सॉल्यूशंस लगे हुए हैं, तो वो उनको एक ही मॉनिटर के ऊपर, एक ही जो है ना वो सिस्टम के ऊपर बैठ के मॉनिटर करते हैं कि अच्छा ये ट्रैफिक फ्लो है। अगर कोई लेट्स से कोई भी कह लें कि कॉम्प्रोमाइजेशन या कोई भी आईओसी इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज हिट हुआ है, तो वो इनको अलर्ट दे देता है, और उसके ऊपर ये लोग प्रोएक्टिव जो है ना वो रिस्पॉन्ड करते हैं, या डिटेक्शन होती है तो ये रिस्पॉन्ड करते हैं बेसिकली। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। आपको लॉग्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। इसके अंदर लॉग्स की अंडरस्टैंडिंग, लॉग मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है कि लॉग्स वर्क कैसे करते हैं, बनते कैसे हैं, भेजे कैसे जाते हैं सीम सोल्यूशन तक। उसमें सिस लॉग के थ्रू एक वे आउट है, सिस लॉग, सिसमॉन, वेनिबट लॉग्स हैं, पफमॉन है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सॉक के पर्सपेक्टिव से आगे जाना चाह रहे हैं उसके लिए। और इसमें भी कुछ टूल्स हैं, जिसमें स्प्लंकी, जैसे मैंने आपको बात की शुरू के अंदर, स्प्लंकी सीम का टूल है, वजू है, और लोगरिथम है, आईबीएम क्यूराडार है, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर सेंटिनल है। ये काफ़ी जो है ना पॉपुलर हैं, और इनमें अगर आपको मैं रेकमेंड करूं या मेरी सजेशन लेना चाहें तो स्प्लंक जो है ना वन ऑफ द बेस्ट है। मैंने खुद इस पे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में काम किया है स्प्लंक के ऊपर। ये जो है ना टॉप ऑफ द नॉच है स्टीम सॉल्यूशंस के अंदर। इसकी मैं आपको एग्जांपल ऐसे दे देता हूँ कि अब मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे यूजुअली ऑपरेशन टेक्नोलॉजी या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। वहाँ पे पावर सेक्टर के अंदर, या कह लें आप ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर, या कह लें आप न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर, और इस तरह की जहाँ पे भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है लेट से, वहाँ पे स्प्लंक मोस्टली लगा हुआ मैंने देखा है। उसकी वजह एक ये भी है कि जो उधर कंपोनेंट लगे होते हैं प्रोसेस वाले, उनके जो ओईएम्स है, यानी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन कंपोनेंट्स के, वो रेकमेंड करते हैं कि आप स्प्लंक लगाएं। और इसके साथ साथ दुबई एयरपोर्ट है, वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, वहां पर भी जो डेटा मैनेज हो रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, या मतलब ओवरऑल जितना भी डेटा वहां पे स्टोर हो रहा है, उसको उसकी मॉनिटरिंग के लिए स्प्लंक वहां पे लगा हुआ है। यानी कि ये बहुत ही स्केलेबल है, फ्लेक्सिबल है, और बहुत ज़्यादा इसको आप ना मोल्ड कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। इस वजह से स्प्लंक जो है ना वो इस वक्त सीम सॉल्यूशन में सबसे हाई है ओवरऑल। उसके बाद सीम टूल्स जो है ना यूजुअली जब आप इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो इसमें टेक्निकल डोमेन्स आना शुरू हो जाएंगी, जिसमें थ्रेट डिटेक्शन है, इंसिडेंट रिस्पॉन्ड है, और कंप्लायंस रिपोर्टिंग है। कि मेजरली मतलब कि कोई भी थ्रेट आता है, पहले तो है कि आपके इस तरह की उस तरह का डेटा आना चाहिए सीम सॉल्यूशन के अंदर कि उस पर कोई रूल लगा हुआ है वो डिटेक्ट हो। जब वो डिटेक्ट होगा, उसके बाद जो एनालिस्ट बैठे हुए ऑब्जर्व कर रहे होंगे वो गेस करेंगे या वो एनालाइज करेंगे कि आए ये फॉल्स पॉजिटिव तो नहीं है, ट्रू पॉजिटिव है, तो वो फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे। एक टेक्नोलॉजी है सौर, वो ऐसी टेक्नोलॉजी है, वो भी सॉक के अंदर आती है, कि वो ऑटोमेटेड के लिए रिस्पॉन्ड कर देती है। उसमें एनालिस्ट को खुद मैनुअली जाके जो है ना वो रिस्पॉन्ड नहीं करना पड़ता। लेट से कोई भी रैंसमवेयर आया, एनालिस्ट को अलर्ट आ गई है कि जी इस ये पीसी इन्फेक्टेड है, तो वहां पे वो जाके जो है ना उसको आइसोलेट करता है मैनुअली। कहने का मतलब मेरा ये है, वो नेटवर्क से उसको आइसोलेट करेगा ताकि वो स्प्रेड नहीं हो ओवरऑल नेटवर्क के अंदर। फोरेंसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, और बहुत ही ब्रॉड फील्ड है ये भी। इसमें भी दो टाइप्स की मेनली आ जाती हैं हाई लेवल के ऊपर, एक नेटवर्क, एक डिजिटल है। इसके अंदर जो है ना पहले तो मेथोडोलॉजी देखनी चाहिए कि
मेनली कौन कौन सी होती है? एक्विजिशन, एग्जामिनेशन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग है। ये इसका एक कह लें साइकिल है, एग्जीक्यूशन साइकिल फोरेंसिक्स का। इसके अंदर जब हम डिजिटल फोरेंसिक्स की बात करते हैं तो एनकेस, एफटीके और ऑटोप्सी, स्लोथ किट एंड वोलेटिलिटी, ये बहुत ही जो मेजर टूल्स हैं फोरेंसिक्स के पर्सपेक्टिव से, वो मेनली ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये यूज़ किए जाते हैं ओवरऑल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। और अगेन फोरेंसिक्स के अंदर जो है ना, वो नेटवर्क लेवल की बात करें तो वायरशार्क जो है ना, आपने याद रखना है हमेशा, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है इसके अंदर। और टीसीपी डम्पी एक यूटिलिटी है, इसको भी हम यूज़ करते हैं। नेटवर्क माइनर एक टूल है, इसी तरह एक जीक टूल है। तो ये ओवरऑल हम नेटवर्क की जो फोरेंसिक्स करनी होती है ना, कि मतलब उसके ट्रैफिक को एनालाइज करना होता है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को। इसमें डीप पैकेट इंस्पेक्शन की टेक्नोलॉजी भी है, कि वो भी हम करना है तो कैसे करेंगे। और ये इवन कुछ टूल्स इसमें ऐसे हैं कि जो आपको टोपोलॉजी भी बना देंगे, कि अच्छा आपके पास सिर्फ ट्रैफिक आया और क्लाइंट ने दिया कि लेट से ये ट्रैफिक है, आप इसमें से अटैक्स आइडेंटिफाई करें कि इसमें कोई मिलिशियस ट्रैफिक है, कोई आउटसाइडर नोड कनेक्ट हुई है हमारे नेटवर्क में। तो वो आपको टोपोलॉजी तक बना के दिखा देंगे कुछ टूल्स। तो वहां से आप काफी अच्छे से विजुलाइज भी कर सकते हैं। और ट्रैफिक पे आप काफी सारे जो है ना वो फिल्टर्स लगा सकते हैं डिफरेंट, कि अगर कोई भी अनोमली है तो आप सर्च कर सकते हैं कि उसका फिल्टर क्या होगा, तो वो आपको मिल जाएगा। आप उसको वायरशार्क में लगाएं या किसी भी और टूल में लगाएं, तो जो है ना आप फोरेंसिक्स परफॉर्म कर सकते हैं नेटवर्क की। अच्छा, अब अब जो है ना, हम थोड़ी सी बात करते हैं कि लेट्स सपोज, हाँ सबसे पहले इम्पोर्टेंटली मैंने पहले भी बात की है कि आपने डोमेन जो है ना वो पहले ढूंढनी है। साइबर सिक्योरिटी में मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट टाइम के अंदर मोस्टली, या हमारे टाइम में भी, मैं अपनी भी बात करूं अगर, तो हम लोग ना हर फील्ड में जो है ना वो कूद जाते थे कि ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी देख लेंगे, वो भी देख लेंगे। और लेकिन जो है ना, वो किसी भी फील्ड को ना उतने अच्छे से नहीं कर पाते थे। उसकी वजह ये थी कि फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स की भी एक जो है ना मेन रीज़न होती है कि वो वीक होते हैं। उसके बाद मेंटरशिप और गाइडेंस की भी होती है। लेकिन जब आप फाउंडेशनल स्टेप्स कर लें और एडवांस के अंदर जो मैंने आपको फील्ड्स बताई हैं उसको आप स्टडी करेंगे ना, तो आपको आपकी एक्साइटमेंट या आपका ना, यानी कि वो एक नीश डेवलप हो जाएगी कि मुझे इस ये मुझे एक्साइट करती है ये चीज़, तो मैं इसके अंदर जाना चाहता हूँ, इस डोमेन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल सॉक आपने पकड़ लिया, आपने उसके सारे एस्पेक्ट जो है ना, यानी कि मैं बिगिनर लेवल की ही बात कर रहा हूँ, मैं अभी लेट्स से आपको कह रहा हूँ हैंड्स ऑन भी ना करें अभी आप। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ही अगर आपको बैठने लग जाए जहन के अंदर, वो चीज़ें बैठने लग जाएं, उसकी मेथोडोलॉजी, उसकी वर्किंग, उसके फ्रेमवर्क्स, वो कैसे काम कर रही है, तो आप उसको अच्छे से पकड़ सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपने जो है ना मार्केट के ट्रेंड्स को भी देखना है। और आपने ये देखना है कि लेट्स से आपने सॉक पकड़ा है ना, सॉक के लेवल्स होते हैं, एनालिस्ट के फॉर एग्जांपल लेवल्स होते हैं। तो L1 है, L2 है, L3 है, इसी तरह आगे सॉक मैनेजर होता है। तो आपने जाना है लिंक्डइन पे, आप जो है ना सॉक L1 की जॉब सर्च करें, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें कि वो चाहते क्या हैं हमसे एज L1, मैं उनको कहाँ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, क्या वो जो चीज़ें चाह रहे हैं वो मुझे आती हैं। तो वहां से आपको बहुत सी क्लैरिटी होगी। जब आप फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स पढ़ जाओगे, थोड़े से एडवांस से भी आप गुजरोगे, इसमें आप कुछ कोर्सेज वगैरह करोगे, तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन से काफ़ी क्लैरिटी होगी कि डिमांड क्या है असल के अंदर। अब हम उस टाइम के ऊपर, या हमारे जो दोस्त आप थे, तो हम रिवर्स साइकोलॉजी ये वाली नहीं लगाते थे कि जॉब को रिवर्स करके उसके मतलब जो भी ट्रेंडिंग जॉब है, जो भी इन डिमांड है मार्केट के अंदर, उसको उसकी जेडी दे के उसको रिवर्स करके हम चीज़ें सीखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको ज़हन नशीन कर लीजिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन आप बिल्कुल ज़रूर पढ़ें। लिंक्डइन पे जाएं, और जितनी भी वेबसाइट्स हैं ओवरऑल, लिंक्डइन तो एक चलें प्लेटफॉर्म है ना, और भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जॉब्स अपलोड होती हैं, वहाँ पे आप जाके जेडीज पढ़ें उनकी, कि वो क्या क्या जो है ना वो चीज़ें करते हैं। उसके बाद आप जेडी को अपने पास कॉपी करें, और लाइन बाय लाइन आप जीपीटी को दें, को पायलट को दें, उनसे बेसिक जो है ना इजी लैंग्वेज के अंदर आप वो चीज़ें समझें। उसके बाद यूट्यूब, गूगल भी आपको ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे, कोर्सेज आपको फ्री में मिल जाएंगे। और कोशिश कीजिएगा शुरू के अंदर जो है ना वो अपने ऊपर इस तरह से बर्डन ना डालिए कि आप पेड कोर्सेज लें और उसके बाद आप मायूस हों कि यार भी मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं। फ्री कंटेंट बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अवेलेबल है।
ऑनलाइन प्रेजेंस जो है ना वो आपने बड़ी स्ट्रांग करनी है थ्रू द टाइम। अभी आप सेकंड में है, फोर्थ में है, जिस भी सेमेस्टर में है, अभी से स्टार्ट कर दें कि आप अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करें। लिंक्डइन के ऊपर आप डिफरेंट एक्सपर्ट्स को कनेक्शंस भेजें और अ, भेजते रहें। बिल्कुल जैसे आप फॉर्मल साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं तो आप डिफरेंट डोमेन्स जितनी भी नीश है, फोरेंसिक्स है, रिवर्स इंजीनियरिंग है, मेलवेयर एनालिसिस है, सॉक है, पेन टेस्टिंग है, आप इसके फिल्टर्स लगाते जाएं और इनको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को कनेक्ट करते रहें, कनेक्शंस भेजते रहें। उससे होगा ये कि आपको रियल जो है ना इनसाइट्स मिलती रहेंगी डे टू डे, और ट्रेंड्स आपको पता चलते रहेंगे, नई डॉक्यूमेंटेशन, थ्रेट रिपोर्ट्स और डिफरेंट जो है ना वो असेसमेंट्स की इन्हीं कह लें कि डेमोज मिल जाते हैं आपको, टेम्पलेट्स मिल जाते हैं आपको चीज़ों के। और ट्विटर पे भी आप बना सकते हैं। गिटहब गिटहब बहुत ज़रूरी है। गिटहब आप जितने भी अपने यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं आप उसको गिटहब पे डालें, ताकि ये लिंक्डइन की प्रोफाइल और गिटहब की प्रोफाइल ये तो आपकी मस्ट होनी चाहिए सीवी के ऊपर, मस्ट। इससे ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि आप एक अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे मीडियम है ना, मीडियम के ऊपर आप ब्लॉग्स अपलोड करते हैं, तो इसी तरह आप अपनी एक कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट बना लें। वहाँ पे आपने जो सीखा, जिस भी कोर्स से सीखा, जिस भी प्रोजेक्ट से जो कुछ भी सीखा, आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर दें। अ, एक बंदे की मैं वीडियो देख रहा था, वो ये कह रहा था कि अगर मुझे नेटवर्क चेक है, बाय द वे आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, वो यही कह रहा था कि मैं मोस्टली उन बंदों को हायर करता हूँ जिनकी वेबसाइट होती है या यूट्यूब चैनल होता है, जो मतलब एक्टिवली काम कर रहे होते हैं कम्युनिटी के लिए भी, और उन उसी काम से पता चल जाता है कि ये बंदा कितने पानी में है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं चलता। लेकिन ये यहाँ पे दो चीज़ें तो मस्ट हैं कि आप लिंक्डइन और गिटहब ज़रूर बनाएं। और फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कोर्स फॉर एग्जांपल रिकमेंड करता हूँ, कोर्सेरा पे है गूगल का साइबर सिक्योरिटी का कोर्स। आप बिल्कुल वो इनरोल करें उसको, यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको कोर्सेरा की वो मिल जाती है, लाइक एक्सेस मिल जाती है आपको, फ्री मिल जाता है अकाउंट। तो वहाँ से आप गूगल साइबर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट करें। अब वो कर तो लेंगे आप, लेकिन जब भी आप कोई लेट से आप आते हैं नेटवर्क्स के पोर्शन पे आते हैं, नेटवर्किंग के, तो वहाँ पे आपको टोपोलॉजी, रेलिवेंट टोपोलॉजी बनाने की कोशिश करें। या फिर आप जो है ना लॉग्स का कुछ आ जाता है तो आप लॉग्स के ऊपर इंफॉर्मेशन देखने की कोशिश करें कि लॉग मैनेजमेंट में आपने क्या क्या सीखा। उसके बाद सॉक की अगर डोमेन है तो उसके अंदर आप चीज़ें देखें। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें जब आप इसे गो थ्रू करेंगे ना, तो एक तो आप अगर ब्लॉगिंग साइट बना रहे हैं वहां पे भी डालते जाएं, साथ में जब आप सीवी रेज्यूमे बना रहे हैं ना, तो रेज्यूमे में आपने उनको बुलेट पॉइंट्स में डाल देना कि मैंने गूगल साइबर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट किया है, तो मैंने उसमें ये जो मेरी लर्निंग आउटकम्स हैं। ज़्यादा आपने उसको टेक्स्ट नहीं लिख देना वहाँ पे, लेकिन बुलेट पॉइंट्स में आपने टेक्निकल जो वर्ड्स हैं वो आपने ना डाल देने हैं। और ये चीज़ें आपको जेडी से, अगेन जेडी से भी आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। तो रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ करें, वो बहुत वर्क करती है। और इसके साथ आप जो प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कोई सीम की वीडियो देखी, आपने सीम को डिप्लॉय भी कर लिया, लेट्स से आपने स्प्लंक देखा, स्प्लंक को आपने अपने ही लैपटॉप पे लैब बनाने की कोशिश की, तो आप अपने रेज्यूमे के अंदर सेल्फ प्रोजेक्ट लिख के फॉर एग्जांपल डाल दें कि मैंने स्प्लंक के ऊपर काम किया, उस पर हैंड्स ऑन किया है, कि मैंने उसकी होम एक लैब बनाई है, उसके अंदर मैं इस किस्म के लॉग्स लेके आया हूँ, मैंने इस किस्म की उस पर क्यूरीज चलाई हैं, और मैं ये चीज़ें डिटेक्ट कर पाया हूँ। तो वो भी काफी वर्क करती है वो चीज़ भी। और उसके साथ साथ जो है आप जो है ना स्टडी ग्रुप बनाएं, कोशिश करें कि एक स्टडी ग्रुप हो जिसमें आप जो है ना इंटरव्यू की प्रैक्टिस करें, इंटरव्यूज के क्वेश्चन शेयर करें। आपको लिंक्डइन से मिलता है, यूट्यूब से मिलता है, गूगल से मिलता है, कोई भी ब्लॉग मिलता है, आप वो चीज़ें जो है ना अपने एक दूसरे के साथ शेयर करें। और कोशिश करें कि एक दूसरे से क्वेश्चनिंग करें इंटरव्यूज के बारे में, कि आप 100 के पर्सपेक्टिव से कर लें या जीआरसी के पर्सपेक्टिव से कर लें। तो ये चीज़ भी आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अगेन इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ आप कनेक्शन बनाना शुरू कर दें लिंक्डइन पे, डिस्कॉर्ड पे आप कनेक्ट हों, ट्विटर पे आप कनेक्ट हों, कम्युनिटीज़ ज्वाइन करें। ओपन सोर्स है, ये बिसाइड्स की कम्युनिटी है, ब्लैक हैट की है, इसाका की, आईसी स्क्वायर की है। और आप प्राइवेट इवेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब और लिंक्डइन पे, वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं, और रियल करंट इंसाइट्स होती हैं उनके अंदर। अपने रेज्यूमे को और कवर लेटर को अब जेडी के हिसाब से आपने कस्टमाइज करना है, उसके हिसाब से आपने उसको मतलब उस डिस्क्रिप्शन वही रखनी है।
तो ये वही अगेन वही चीज़ है कि कोई जॉब पोस्टिंग आई है, आपने जेडी पढ़ी, जेडी के बाद आपने अपने रेज्यूमे दोबारा खोलनी है और उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको ना मॉडिफाई करना है। लेकिन अब ये भी नहीं है कि आप वहाँ पे जेडी की चीज़ें लिख दें लेकिन आपको वहाँ आती नहीं है। मतलब जेडी में जो चीज़ें हैं वो आपको आती नहीं और आप अपने रेज्यूमे में डाल दें, तो अगर पकड़े गए तो वही बहुत बैड इंप्रेशन आएगा। लेकिन पहला पॉइंट वही है यहाँ पे कि डोंट मेंशन एन स्किल ऑन रेज्यूमे दैट यू डोंट नो। स्पेलिंग और ग्रामर का काफ़ी ख्याल रखें, ये भी इम्प्रेशन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेज्यूमे के अंदर। और अपनी रेज्यूमे जो है वो पीडीएफ में ही रखा करें और पीडीएफ में ही शेयर किया करें जब भी आपने अप्लाई करना है, लाइक फॉर इंटर्नशिप और जॉब एनीथिंग। उसके बाद अगेन ये वही पॉइंट मैंने बताया आपको पहले कि आपने लिंक्स जो है ना अपनी वेबसाइट अपने बनाई है, लिंक्डइन है, गिटहब है, आपने अपनी रेज्यूमे पे ज़रूर डालना है। और आपने इंटर्नशिप करनी है, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी फॉर्मेट में आप अप्लाई कर रहे हैं किसी पोजीशन के लिए, आपने उस ऑर्गेनाइजेशन या उस कंपनी को ज़रूर पढ़ना है। उसकी वेबसाइट खोल लें, सिंपली उसकी वेबसाइट खोल लें या उसका लिंक्डइन पेज भी खोल लें। तो वहाँ से आप ना उसको रिवर थोड़ा सा उसको ना एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कि ये लोग काम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस क्या हैं, इनके क्लाइंट्स कौन से हैं, इनके अगर कोई प्रोडक्ट्स हैं तो वो क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, और उन प्रोडक्ट्स की मतलब लाइक एक कंपनी है वो फायरवॉल बेचती है, तो आपने वो पढ़ना है कि वो फायरवॉल क्या है, उनका मॉडल क्या है, उसकी कोई गाइड आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह सर्विसेज हैं तो आप सर्विसेज उनकी ज़रूर देखें कि सर्विसेज क्या क्या हैं। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। मैं एक इंटरव्यू दे रहा था, तो उसमें पहला इंटरव्यू मेरा टेक्निकल हुआ, वो क्लियर हो गया। दूसरा इंटरव्यू जो था ना वो किसी हायर अप्स के साथ ही था। तो उसमें अब मैं थोड़ा सा वो हुआ कि मेरा टेक्निकल इंटरव्यू तो हो गया है, अब ये वाला इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं। तो सब बस मुझे किसी ने नहीं बताया, मैं सडनली क्लिक किया, मैंने कहा यार ये ना शायद मुझसे अपनी कंपनी के बारे में मोस्टली ज़्यादा पूछेंगे कि हम लोग क्या सर्विस दे रहे हैं, क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, और उन प्रोडक्ट्स के बारे में सवाल करेंगे कि वो प्रोडक्ट्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं। और यकीन करें मैंने सिर्फ उसी चीज़ की तैयारी करके मैं उस सेकंड यानी वो जो सेकंड इंटरव्यू था, फाइनल इंटरव्यू था, उसी में मैं गया और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। उन्होंने मुझसे 20 से 25 मिनट मेरी उनसे बात हुई है, जिसके अंदर मेनली यही बात हुई है कि हम लोग क्या काम करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स के हैं, क्योंकि टेक्निकली वो ले चुके थे पहले मेरा। और उसके साथ साथ इंग्लिश पे भी काम करें, क्योंकि काफ़ी इंटरव्यूज़ जो हैं वो इंग्लिश में होते हैं, और उसकी प्रैक्टिस करें। ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिस पे आप जो है ना अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, और उसमें डिफरेंट कंट्रीज के लोग होते हैं, वो इंग्लिश सीखने आए हुए होते हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। साथ में बाकी आप जो है ना ये अपनी जो यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेजेंटेशन होती है, इसको भी थोड़ा सा सीरियस लें कि यहाँ पे हम गोली करा देते हैं कि उर्दू में दे दी या फिर इंग्लिश में हम तैयार करके नहीं देते। तो कोशिश करें कि यहीं पे अच्छी प्रैक्टिस करें ताकि आप आगे इंटरव्यू में जो है ना वो परेशान नहीं हो। और इंटरव्यू के बाद जो है ना आप फीडबैक जो है ना वो ज़रूर लें, ताकि आपको पता चले कि आपकी कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, और उसका काफ़ी बेनिफिट होता है। आप अपने आप को एवेलुएट करते हैं उसके बाद, और उसके हिसाब से फिर आप जो है ना दोबारा तैयारी करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप मद्देनज़र रखें। तो ये कुछ जो है ना कैरियर बेसिकली ये रोल्स हैं, लाइक आप जब ग्रेजुएट होके बाहर निकलेंगे ना, इन टर्म्स ऑफ मीनिंग आपने साइबर सिक्योरिटी में जाना है, तो उसमें मेनली यही रोल्स आपको मिलेंगे, जिसमें पेनिट्रेशन एसोसिएट जूनियर लेवल पे रेटीमर हो सकता है, मेलवेयर रिसर्चर हो सकता है एसोसिएट और जूनियर लेवल पे, सॉक एनालिस्ट L1 हो सकता है, और साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हो सकता है जूनियर और एसोसिएट। इसी तरह GRC रिस्क एनालिस्ट है, नेटवर्क सिक्योरिटी का एनालिस्ट भी बन सकते हैं आप। ये और उसके बाद साइबर सिक्योरिटी फोरेंसिक्स है, एंड देन एप्लीकेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट है, फायरवॉल एंटीवायरस CDR सीम, ये प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट है। इसमें ये मैं अगेन वही बात पहले भी मैंने की है कि आपको अगर लेट्स से नेटवर्क सिक्योरिटी पसंद है तो आप प्रोडक्ट्स को उठाएं। फायरवॉल्स है, एंटीवायरस है, जो भी डिफेंस इन डेप्थ में यूज़ होते हैं, आप उनकी गाइड्स पढ़ना शुरू कर दें या उनकी वीडियोस देखना शुरू कर दें, होम लैब बनाना शुरू कर दें अपनी यानी अपने सिस्टम के ऊपर वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट में, और उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। और आप मार्केट में जा सकते हैं कि मैं जो है ना इस प्रोडक्ट पे मेरा हाथ साफ है, मेरा हैंड्स ऑन है, और लिहाजा मैं आपको ये सर्विस दे सकता हूँ, ये वैल्यूएट कर सकता हूँ। OTI से साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर,
आई एम सॉरी, मैंने इसके बारे में आपको ज़्यादा बताया नहीं है, क्योंकि ये एक तो पाकिस्तान में ये इतना इसका बूम नहीं है। और ये बेसिकली मेनली यहाँ पे 2 से 3 कंपनीज हैं जो इस फील्ड में काम कर रही हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे हॉट है। उसकी वजह ये है कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना ओवरऑल, जो पूरी दुनिया में होते हैं, वो मेनली हैं 24-25। जैसे मैंने आपको बताया, मैन्युफैक्चरिंग है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, और इसी तरह पावर प्लांट है, ऑयल एंड गैस है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए। तो ये बहुत बड़ी डोमेन है ये भी। इसको भी बिल्कुल आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर कोई गाइडेंस चाहिए, आप मुझे लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए हवाले से मैं आपको बिल्कुल गाइड करूंगा। और क्लाउड सिक्योरिटी भी एक डोमेन है। पाकिस्तान में आई गेस इसका इतना बूम नहीं है, लेकिन इसको भी आप परसू कर सकते हैं। अच्छा, लास्टली मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि ये चीज़ है आफ्टर ग्रेजुएशन। आफ्टर ग्रेजुएशन आपने ना कुछ टाइम वेट करना है, लाइक जुलाई और अगस्त में। इसमें ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में, ये कुछ प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं, जिसको ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर बोलते हैं या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बोलते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये 6 महीने के भी होता है, और 1 साल का ड्यूरेशन पीरियड होता है इसके अंदर। उसमें मतलब उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप लोग जो है ना वो काम सीखते हैं। मतलब आप लायबल नहीं होते, लाइक आपने कोई फायरवॉल डिप्लॉय करनी है, तो आप एज ट्रेनिंग इंजीनियर हो ना, तो आप लायबल नहीं हो। कोई भी अगर कोई मसला आ जाता है, क्योंकि आपके साथ कोई ना कोई सीनियर होगा वहाँ पे, आपका जो लीड होगा वो आपको गाइड कर रहा होगा। तो इस पीरियड में ना सीखने को बहुत चीज़ें मिलती हैं। तो ये चीज़ आई गेस इंटर्नशिप या कोई उससे बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम आप प्रॉपर ज्वाइन करें, तो ये काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये ऑफर करती हैं, लेकिन ये शुरू करती हैं जुलाई से सितंबर। इस पीरियड के अंदर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच अच्छा भाई। अच्छा, अब्दुल्ला अल्ताफ, हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है। समीर, कैन यू अनम्यूट हिम? Abdullah, you can unmute yourself now. ओके, तो अब्दुल्ला ने क्वेश्चन चैट में पूछा हुआ है कि ऑल द पाथ्स हैव प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस। अच्छा भाई, अब्दुल्ला अल्ताफ आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऑल द पाथ्स हैव प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस। जी बिल्कुल, ऑल द पाथ्स हैव प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस। मैंने असल में जानबूझ के मैंने सर्टिफिकेशंस को ऐड नहीं किया। मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत एक ना टेक्निकल जार्गन बना हुआ है इस टाइम पे कि आपको सर्टिफिकेशंस की तरफ जाना चाहिए, इससे जॉब में आसानी होगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि पहले आप जो है ना फाउंडेशंस और डोमेन्स को एक्सप्लोर कर लें अच्छे तरीके से। उसके बाद जब आप ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनेंगे, तो वहाँ पे आपको खुद ही क्लैरिटी हो जाएगी अब मेरा वे आउट क्या है। बिल्कुल, अगर आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, फॉर एग्जांपल आप स्टॉक में जाना चाहते हैं, तो आप टूल्स हैं जैसे स्प्लंक है, इसकी अपनी सर्टिफिकेशन आप कर सकते हैं। इसी तरह जितने भी डोमेन्स हैं इसके आप अपनी कर सकते हैं सर्टिफिकेशन अपने अपने पर्सपेक्टिव से। तो वो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हैं और आपको लगता है कि आप उतने प्रिपेयर हैं, वेल इक्विप्ड हैं, तो आप बिल्कुल गो फॉर दैट। लेकिन मैं क्योंकि सबको देखते हुए ये कह रहा हूँ कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और वो कोशिश यही करे कि अपने आप को स्किल लेवल के ऊपर जो है ना वो अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करे। मैं आपको अपने सीनियर की एक बात बता देता हूँ। अ, वो उनका एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का तकरीबन 12 इयर्स का। वो ये कहते हैं कि मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी प्रिंसिपल सिक्योरिटी कंसल्टेंट हैं, लेकिन उनके पास कोई सर्टिफिकेशंस नहीं है। यकीन करें, प्रिंसिपल सिक्योरिटी कंसल्टेंट वो होता है जिसका कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस होता है इंडस्ट्री का। वो तब जाके प्रिंसिपल कंसल्टेंट बनते हैं, प्रिंसिपल साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट। इसी तरह उन्हीं के मुंह से मैंने एक ये बात भी सुनी है कि सिस्को की एक सबसे जो हाईएस्ट सर्टिफिकेशन है ना, सीसीआईई बोलते हैं उसको, सीसीआईई। आप गूगल कीजिएगा इसको।
बहुत महंगी है और इसके पेपर्स होते भी नहीं है, बाहर होते हैं। तो उस बंदे को एक प्रॉब्लम आई, वीलैन बनानी थी, एक सिंपल वीलैन। वीलैन सेगमेंटेशन के लिए बेसिकली यूज की जाती है। तो वो भी उस बंदे से एक पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर वो उससे नहीं बनी, और वो CCIE सर्टिफाइड है वो बंदा, यकीन करें। तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा कि आप सर्टिफिकेशन नहीं करें, लेकिन असल है काम आना, या चाहे ना चाहे आपको काम आना चाहिए। सर्टिफिकेशन आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आपको इंटरव्यू तक ले जाएगी, आपको शॉर्टलिस्ट करवा देगी, आगे आप फंस जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। तो लिहाजा आप स्ट्रगल करें, काम करें, सीखें, चीज़ों को हैंड्स ऑन करने की कोशिश करें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लें, अपने मेंटोर्स बनाएं, कोशिश करें, लिंक्डइन है उस पे आप अपने मेंटोर्स ढूंढें, और वो आपको गाइड भी करेंगे, बिल्कुल आपको गाइड करेंगे। आप किसी भी फील्ड के अंदर हैं, आप जब लेट से आपने शौक पकड़ ली कोई फील्ड है, तो आपने उसके ही कनेक्ट, फॉर एग्जांपल आपने 500 कनेक्ट्स आप सऊदी से उठा लें, 500 आप US से उठा लें, 500 आप कनाडा से, तो आपके पास इतना पूल ऑफ ग्रुप बन जाएगा, तो आपको डिफरेंट जो है ना वो मटेरियल आपको इतना इनफ मिलने लग जाएगा कि हो सकता है आपको मेंटोर की जरूरत ही ना पड़े। तो और कुछ? ऑल राइट। तो सबूर ताहिर हैं, वो सवाल करते हैं, सर व्हाट अबाउट गोइंग अब्रॉड इमीडिएटली आफ्टर द ग्रेजुएशन इन द CS और द साइबर सिक्योरिटी डोमेन, लाइक इन द डोमेन ऑफ मनी, स्किल लेवल, environment, etc. and similar factors? बिल्कुल जी, अगर आप स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं तो अच्छी बात है, मास्टर्स लेवल के ऊपर आप स्कॉलरशिप पे जाएं। लेकिन मैं अपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप बहुत मतलब लाइक वेल्थी हैं, तो बिल्कुल आप पैसा लगा के भी जा सकते हैं। लेकिन जो लोग थोड़े लाइक मिडिल क्लास से हैं, वो कोशिश ये करें, उनको मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि वो बाहर जाएं, क्योंकि पहले आपने 4 साल पढ़ लिया है, उसके बाद टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक बात बताऊं कि इस डोमेन में जाने के लिए वैसे तो कोई मास्टर की जरूरत नहीं है, ये एक वे आउट आप निकाल रहे हैं बाहर जाके कमाने के लिए। यही सबके जहन में होती है यही चीज, वो पढ़ने के शौक से तो जा ही नहीं रहा होता, खैर से। तो कहने का मकसद ये है कि जो थोड़े नहीं अफोर्ड कर सकते, वो जो है यहीं पे रहें, पाकिस्तान के अंदर 2 से 3 साल का वो एक्सपीरियंस ले गेन कर लें जब फील्ड के अंदर, तो वो एक्टिवली एक्टिवली वो बाहर की कंपनीज में जो है ना वो अप्लाई करें, तो बहुत ज़्यादा उनके चांसेस होते हैं वर्क वीज़ा पे जाने के। यानी कि वो स्टूडेंट वीज़ा को वो चीज़ वो वाला सेटअप नहीं होता फिर। एक हमारे ही सीनियर थे एयर यूनिवर्सिटी के ही, उन्होंने 2 साल लाइक 2.5 साल एब्रिक्स में काम किया है इधर ही इस्लामाबाद में। इस टाइम वो फिनलैंड है, वो वर्क वीज़ा पे चले गए हैं। तो कोशिश यही करें कि यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करें 2 साल का, उसके बाद आप गल्फ में जा सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं गल्फ में भी, और बाहर भी आप बिल्कुल जा सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसा लगा के भी चले जाएं, अल्टीमेटली बिल्कुल फ़ायदा होगा, ये नहीं है कि फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ये सिचुएशन सिचुएशन वेरी करती है, इसलिए मैं कुछ जेनेरिक आंसर नहीं दे सकता। और स्कॉलरशिप पे जाना वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो भी स्कॉलरशिप पे बिल्कुल आप जाएं। Uh, Farhat Ali, you can unmute yourself. Farhat Ali, आपका माइक अनम्यूट है। Anyway, he is not responding right now. अच्छा, एक और सवाल है अब्दुल्ला अल्ताफ से, बट ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बनने के लिए सर्टिफिकेशन जरूरी नहीं? अच्छा भाई। नहीं नहीं, ज़रूरी तो नहीं है। हाँ, अगर आप देखें इस चीज़ को ना थोड़ा सा इस तरह से भी हम देख सकते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जब मैंने आपको कहा कि आप लोग जेडी को रिवर्स इंजीनियर करें, तो अब जेडी में ही आपको ना क्लैरिटी हो जाएगी कि मोस्ट कॉमन सर्टिफिकेशन क्या है, मोस्ट कॉमन। फॉर एग्जांपल पेन टेस्टिंग है, वहां पे आप कह लें मोस्ट कॉमन होगी CEH, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आप वेल इक्विप्ड हैं और आपकी तैयारी है, आप CEH करें, आपको बिल्कुल एज मिलेगा इस चीज़ का। ये एक मतलब
मैं वही बताना चाह रहा हूँ ना कि ये थोड़ा सा टैबू बना हुआ है सर्टिफिकेशन का। ये वैल्यू ऐड करती हैं, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि आप इस असल जो आपका काम का आना है उसको आप पसे पुश डाल के आप एक सर्टिफिकेशन की तैयारी करें, उसको दें। उससे शायद वो, मतलब वही बात है कि आप इंटरव्यू तक चल जाएंगे, आगे आप फंस ना जाएं। तो ज़रूरी है, ये नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है। लेकिन अप टू एक्सटेंट आप कोशिश ये भी कर सकते हैं कि जिसके पास नहीं है वो अब लेट्स से वो उसकी सीवी बहुत अच्छी बनी हुई है और वो किसी रेफरेंस से या अपने बलबूते पे इंटरव्यू तक पहुंच गया, शॉर्टलिस्ट हो गया, तो वो हो सकता है 10 सर्टिफिकेशंस वाले को वो छोड़ दे पीछे अपने नॉलेज की वजह से। एक और क्वेश्चन है मोहम्मद शाम भाई। अस्सलाम वालेकुम। बैतुलमान कहते हैं कि हाउ डू यू शो काम आना, मतलब द फ्रेज काम आना व्हेन यू डोंट एक्चुअल गेट एन एक्चुअल चांस। हाँ जी, बिल्कुल अच्छा सवाल है। असल में तो हम यही सोचते हैं ना कि हम तो यूनिवर्सिटी आए हैं पढ़ने, और काम तो हम जाएंगे इंडस्ट्री में सीखने, वहीं से ही सीखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि असल असल ये जो चीज़ें हैं थ्योरी से बाहर निकल के जो प्रैक्टिकल चीज़ें वो वहीं पे चल रही हैं। अब काम आना से मुराद मेरा ये है कि जो बेसिक लेवल पे आपने अब क्योंकि आप एक्सपर्ट लेवल पे तो आप जा नहीं रहे। काम आना से मुराद जो यहाँ पे मेरा वो ये है कि शौक की, जैसे मैंने आपको बात की, आपको मैंने एग्जांपल दी थी कि होम लैब आप बना सकते हैं। होम लैब में यही है कि आप कुछ एंड पॉइंट्स लें, एक सीम सोल्यूशन लें, उन एंड पॉइंट से आप लॉग्स लेके जाएं उधर, और वहाँ पे आप जो है ना कुछ क्यूरीज लगाएं, डिटेक्शन करें। अब ये एक पूरा प्रोसेस है। यही चीज़ एक बड़े स्केल पे इंडस्ट्री में हो रही होगी, बस फर्क ये है आपको बेसिक वर्क फ्लो उसका जो है मतलब कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि मैंने चीज़ इंस्टॉल कैसे की, मैं लॉग्स कैसे किस सिस्टम से कौन से लेके गया तो मेरी चीज़ डिटेक्ट हुई। इस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये टेक्निकल टर्म्स में आप जो है ना वो स्ट्रांग हो, साउंड हो इंटरव्यूअर के आगे। तो जाहिर बात है, वो हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हम इंडस्ट्री के लेवल का काम तो नहीं कर सकते, लेकिन एग्जांपल मैं ये दे रहा हूँ कि आप इस तरह आप जो है ना प्रोजेक्ट्स कर सकते, पेन टेस्टिंग है उसके आप प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। खुद आप इन्वायरमेंट क्रिएट करके उसके ऊपर पेन टेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप फ्रीलांस में भी कर सकते हैं, या फिर आप एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट एक डोमेन है, उसके अंदर आप एक्सप्लॉइट बना के गिटहब पे डाल सकते हैं। वो आप उनको शो करा सकते हैं कि जी मेरे ये काम है, मैंने ये चीज़ें की हैं। और आपके जो अपने इटसेल्फ जो आप डिग्री में प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, वो भी तो आप हैंड्स ऑन ही कर रहे हो ना, उसको एक कोशिश करें हम नेक्स्ट लेवल तक थोड़ा सा लेके जाएं। यूनिवर्सिटी तो बेसिक तक ही रखेगी उसको, लेकिन आपने वैल्यू ऐड करनी है उसके अंदर। इनोवेशन नहीं कह रहा मैं, वैल्यू कह रहा हूँ, बस ऐड करनी है वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव के। इंडस्ट्री में अगर ये चीज़ यूज़ हो रही है या ये स्किल यूज़ हो रही है तो वो क्या चाह रहे हैं। So since we are running out of time, so let's end this session. Thank you very much, Abdullah, Acham you bhai. can take some questions. uh, we have time left. Yes, 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 you can All take. right, then we can take more questions. तो अब्दुल्ला अल्ताफ एक और सवाल करते हैं, हाउ डू वी यूज लिंक्डइन नेटवर्क फॉर आवर ओन बेसिक स्टेप्स, फॉर आवर ओन यूज बेसिक स्टेप्स बता दें। बेसिक स्टेप्स तो मैंने आपको मतलब इस तरह से थोड़ा सा इसको रखें कि आपने फाउंडेशन लेट से क्लियर कर ली है। फाउंडेशन जब आपने क्लियर कर लिया, आप एडवांस टॉपिक्स में आए तो आपने अपनी नीश को आइडेंटिफाई कर ली है। लेकिन चलें बेसिक पर्सपेक्टिव से इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आप अभी आज से ही शुरू करें इस चीज़ को। जैसे मैंने आपको बताया, यूएस का रीजन आप पकड़ें, वहां पे आप लिंक्डइन पे फिल्टर लगाएं साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का लेट से, या पेनिट्रेशन टेस्टर का, सॉक एनालिस्ट का, इसी तरह आप लगा लें मेलवेयर रिसर्चर का। तो इस तरह से कोई जो है ना फिल्टर्स लगाना शुरू करेंगे ना, तो आपको लोग देखेंगे, आप उनको कनेक्शंस भेजने शुरू करें रेंडमली। आप मतलब आप प्रोफाइल भी देख सकते हैं उनकी कि वो उनका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस क्या है, वो कहाँ कहाँ काम किया है, उन्होंने अपने अबाउट सेक्शन में अपने बारे में बताया होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए और अपना अपना नेटवर्क खुद बढ़ाने के लिए। अब होगा क्या, लेट्स सपोज आपने यूएस से 500 बंदा, मतलब आपने 500 बंदों को कनेक्ट कर लिया है। इसी तरह भी मैं बहुत बड़ा नंबर बता रहा हूँ, लेकिन लोग करते हैं ऐसे।
इसी तरह गल्फ से आपने 500 बंदा पकड़ लिया, इसी तरह आपने अफ्रीका रीजन से पकड़ लिया, इसी तरह आपने ये कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड इस साइड से आपने पकड़ लिया। अब डिफरेंट आपने सेक्टर्स जब आपने वो लॉक कर दिए हैं ना, मतलब इनका आपके पास 500 बंदा आ गया और एक्सपर्ट आपने किए हैं, ये जो है ना रैंडमली, और रैंडमली सॉरी, मतलब कि ये लोग एक्टिवली एक्टिवली ये लिंक्डइन पे होते हैं और ये अपनी इंसाइट शेयर कर रहे होते हैं। अब बेसिकली आपको तो मटेरियल चाहिए ना, वहां से आपको मेंटरशिप चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, वो सारी आपको आपकी फील्ड में नजर आएगी उस हवाले से। और एक और चीज जो एक बंदे ने सवाल किया था, बाहर जाने वाला, उसके लिए एक पॉइंट ऐड करता चलूं मैं। ये मेरा खुद का ही थोड़ा सा कह लें इनोवेटेड है, और वो ये है कि जब आप बाहर जा रहे हैं ना, जिस भी आप कंट्री में आपका लॉक हो गया कि आप लेट से आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जाने से लाइक जब आपका कंफर्म हो जाए, तो आपने लिंक्डइन को ही अगेन पकड़ना है। जिस सिटी में आप जा रहे हैं, जिस प्रोविंस में जा रहे हैं, उसके आपने फिल्टर लगाने हैं लिंक्डइन के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया वो और सिडनी है लेट से। उसके बाद आपने कंपनीज का फिल्टर लगाना है, साइबर सिक्योरिटी का फिल्टर लगाना है, तो साइबर सिक्योरिटी कंपनीज आ जाएंगी, आपने उन कंपनीज को फॉलो करना शुरू कर देना है, जितनी भी आपको मिलती हैं, क्योंकि आपके कोई पैसे नहीं लग रहे, आप अपना नेटवर्क ग्रो कर रहे हो इससे, कनेक्शंस बनाने से, कंपनीज को फॉलो करने से, ग्रुप्स को ज्वाइन करने से। और क्योंकि अब आपका टारगेट, मतलब लेट्स से आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, तो आपका टारगेट ऑडियंस वहीं की होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब आप वहाँ पे जॉब हंट करोगे, तो आपको लिंक्डइन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वहाँ पे, और आपको मतलब मार्केट ट्रेंड्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे आपकी ही फीड पे, और लोग भी आपको आना शुरू हो जाएंगे। जॉब्स, रिक्रूटर्स को बिल्कुल आप कनेक्ट करें, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिक्रूटर्स के साथ कनेक्शंस बनाएं आप, वो एक्टिवली प्रोफाइल देख रहे होते हैं। और तो ये है उस बंदे के लिए जो बाहर जाना चाहता है, पर्सपेक्टिव तो वही है कि जॉब हंट करनी है वहाँ पे भी जाके, साइबर सिक्योरिटी में लेट से जा रहा है, ये जिस भी फील्ड में जा रहा है, तो उसी फील्ड को अपनी, जो आपकी फील्ड फीड है ना लिंक्डइन की, वो फीड आपकी वहीं पे भरी हुई होनी चाहिए, उसी फील्ड से रिलेटेड, उसी नीश से रिलेटेड। तो जब आप एडवांस होते जाएंगे, तो आपको खुद ही जो है ना वो क्लैरिटी मिलती जाएगी। अच्छा चाम भाई, एक और सवाल है, विच लैंग्वेजेस शुड वन नो इन साइबर? जी, मैंने इसमें मेंशन किया है कि आपको बेसिक तो सी प्लस प्लस आनी चाहिए, और इसमें पाइथन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसमें ऑटोमेशन के पर्सपेक्टिव से ख़ास तौर पे, और पावर शेल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बैश स्क्रिप्टिंग वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ओवरऑल उसके लिए है जो रेड टीमिंग ऑफेंसिव साइड पे जाना चाह रहे हैं, और जो बंदे जाना चाह रहे हैं फोरेंसिक्स में थोड़ा सा जाना चाह रहे हैं, और ये मेलवेयर रिसर्च लेवल पे जाना चाह रहे हैं, मैनुअल एनालिसिस लेवल पे, उनको असम्बली बहुत अच्छे से आनी चाहिए, रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर असम्बली बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और सवाल है, मेरा क्वेश्चन है, फरत अली कहते हैं, प्रोफेशनल इंडस्ट्री के लिए मास्टर्स डिग्री जरूरी है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, बैचलर्स इज इनफ। और लास्ट क्वेश्चन है, अब पता नहीं ये साइबर से रिलेटेड क्योंकि तो नहीं लग रहा जी जी, है। ये है, हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर अ मर्न स्टैग डेवलपमेंट इंटर्नशिप, इज 1.3 years इनफ? हाँ उससे बोलें लाहौर आ जाए, लाहौर में बहुत ज़्यादा जो है ना वो है सॉफ्टवेयर हाउसेज की भरमार है यहाँ पे, बहुत एक्सपीरियंस 1.3 भाई। मतलब ये अपॉर्चुनिटी अब मेरी चूंकि फील्ड नहीं है, तो मैं ज़्यादा इस पे कमेंट कर नहीं सकता, लेकिन मैं आपको शहर बता रहा हूँ कि लाहौर के अंदर जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मनस्टैक में और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी मार्केट है लाहौर में। कराची को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं लेकिन मैं कंपैरेटिवली, मैं भी लाहौर में हूँ, लाहौर में काम कर रहा हूँ, तो एक्टिवली जो मेरे कोलीग्स हैं या दोस्त हैं उनसे यही सुना है कि देखा है। ख्वाहिश है ये कि ब्रदर आप अपना थोड़ा इंट्रो करवा दे श्याम भाई। इंट्रो यार, मैं
जो है मैंने एयर यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन की है 23 में। और तकरीबन मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो इस टाइम तक 2 साल का हो चुका है। मैं एक्टिवली यूनिवर्सिटी टाइम में भी मैं काम कर रहा था, और मतलब जो फील्ड एक्सपीरियंस है प्रॉपर। बाकी इंटर्नशिप्स तो मैंने की हुई है, मतलब 3-4 इंटर्नशिप्स भी हैं। लेकिन फील्ड एक्सपीरियंस मेरा है 2 साल का। और दोनों साल में ही मैं ओटी साइबर सिक्योरिटी पे ही मैंने काम किया मेनली। और अभी जो मैं मतलब ये कह लें कि टारगेट की हुई है जो मैंने फील्ड, वो सॉक ही है इस टाइम पे भी, पर्टिकुलरली ओटी सॉक के परस्पेक्टिव से। और कुछ? कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली आप चैट में डाल सकते हैं। मोहम्मद बिलाल पूछते हैं, व्हाट शुड वी लर्न इन अपकमिंग समर वेकेशंस। जी, अब ये प्रेजेंटेशन आपके साथ शायद शेयर हो जाए आई गेस। तो आप इन डोमेन्स को, या जो फाउंडेशन स्टेप्स लिखे हुए हैं, इनको आप एक्सप्लोर करें। अब मैं एग्जैक्टली आपको लाइक कोर्सेज तो नहीं बता सकता कि कौन कौन से हैं। आपको बेतहाशा चीज़ें मिलेंगी, आप बस गूगल करें। क्या नहीं मिलेगा आपको गूगल पे? असल उस्ताद ही गूगल है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप गूगल का साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट करें। गूगल साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जो है ऑफर कर रहा है कोर्सेरा पे। मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप वो करें। आपके पास 2.5-3 महीने होंगे। कोशिश करें, अगर आपको इंटर्नशिप मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इंटर्नशिप के साथ साथ आप वो कोर्स भी कंटिन्यू रखें अपना। इसी तरह यूट्यूब के ऊपर एक कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस का कोर्स है, प्रोफेसर मैसर का कोर्स है। कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस का वो भी बहुत अच्छा कोर्स है। आपको बहुत अच्छा ओवरव्यू मिलेगा साइबर सिक्योरिटी का। उसका अच्छी बात यह है कि आप, एक तो गूगल वाले का ये है कि आप सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा तो आप अपना जो है ना रेज्यूमे पे लगा सकते हैं। और कोशिश यही करें कि जो फ्री सर्टिफिकेट्स है ना, वो आप करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल फोर्टीनेट की फायरवॉल की मैंने बात की, तो उसकी एनएससी 1 2 3 फ्री है। इसी तरह पालो अल्टो है, उसकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो जो जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, आप कोशिश करें उनके कोर्सेज करके उनके सर्टिफिकेट निकालें। और वो अपनी जो है ना उसमें, मतलब जो फ्री वाले हैं एटलीस्ट वो तो डालें ना रेज्यूमे के ऊपर। थोड़ा सा इंप्रेशन जाएगा कि अच्छा इन इन टेक्नोलॉजीज के ऊपर। जो प्रॉपर सर्टिफिकेशंस हैं वो मतलब CEH है, EJPT है, ECPPT है, OSCP है, ये थोड़ी हाई लेवल की हैं। तो इसके लिए तो फिर थोड़ा मतलब लाइक इंडस्ट्री का एक्सपोजर भी चाहिए, और उस लेवल के ऊपर काम करना पड़ेगा। बाकी आप CTFs अच्छे से जो है ना उसके ऊपर टाइम दें, CTFs खेलें। उसमें आपको जो है ना प्रैक्टिकल ओवरव्यू थोड़ा सा मिलने लग जाएगा। और ये भी एक अच्छा जो है ना वो है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जी। लेते हैं, उसके बाद हम एंड करते हैं। जी साइबर प्लीज। में ऑफेंसिव साइड प्रेफर करनी चाहिए डिफेंसिव? यार ये देखें ना, अब ये ऐसा सवाल है, ये अब मैं अपनी वो तो नहीं रख सकता ना ये। अगेन बात हुई है, शुरू आप यहाँ से करें कि आप एक्सप्लोर करें, घुस जाए। समंदर है ये बहुत बड़ा, दोनों दोनों ही फील्ड जो है ना वो समंदर है। ऑफेंसिव को एक्सप्लोर करें, डिफेंसिव को एक्सप्लोर करें, लेकिन अगर आप मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे ना तो डिफेंसिव है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको डिफेंड करना है। ऑफेंसिव भी है, लेकिन मैं आपको उस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ जो मार्केट, जो ट्रेंड्स हैं, या मार्केट को जो बंदे चाहिए मोस्टली, तो वो ज़्यादातर जो है ना वो डिफेंसिव साइड है। लेकिन ऑफेंसिव में भी बहुत काम है। पाकिस्तान में इतना नहीं है, मसला ये है बस। पाकिस्तान में इतना नहीं है। पाकिस्तान में ज़्यादा डिफेंसिव का है, और नेटवर्क सिक्योरिटी का काम भी है पाकिस्तान में। और बाकी आप एक्सप्लोर करें ब्रदर। जो CTFs खेलें आप, ऑफेंसिव लेवल के खेलें। डिफेंसिव साइड के ऊपर आप जो है ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। जो लेट्स डिफेंड है वो आपको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन करवाता है उसके ऊपर, 100 की प्रैक्टिसेस के ऊपर। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है।
इसी तरह ट्राई के ऊपर जो है ना ऑफेंसिव का पूरा पाथ है, आप वो एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। अभी समर वेकेशंस आ रही हैं, आप ऑफेंसिव का गो थ्रू कर लें, आप डिफेंसिव का गो थ्रू कर लें, आपको खुद ही क्लैरिटी मिल जाएगी। आप जिसके अंदर जीते हैं वो आपके लिए है वो चीज़, और आप निकल सकते हैं आगे। ऑफेंसिव करें आगे, ओएससीपी करें, जॉब मिल जाएगी आपको अच्छी। बल्कि ओएससीपी से पहले ईजेपीटी कर लें। ऑल राइट। सो श्याम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। जी थैंक यू। और अगर किसी को कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो सॉरी। बाकी अपना वक्त बचाएं दोस्तों, वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, वक्त बचाएं। यूनिवर्सिटी टाइम में जो है ना, टाइम ज़ाया होता है, बाद में पछतावा होता है, तो